वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि हम डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे कि अबव 60 ईयर अगर किसी की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं या उसको प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए बाईपास के अलावा भी कोई इशू है कि वो सर्वाइव कर सके? बेशुमार तरीके हैं। आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, बड़ी अच्छी चीज़ें मेडिसिन सिस्टम निकले हैं, हर्बल भी हैं, होम्योपैथिक भी हैं, उनको ज़रूर ट्रायल करना चाहिए। बेशुमार लोगों को इन सिस्टम से फ़ायदा पहुँचे तो क्यों नहीं उनको ज़रूर पहले ये ट्रायल कर लेना चाहिए। कोई ईजी जॉब तो नहीं है कि फ़ौरन बाईपास करवा लिया जाए। यानी आपका मतलब है कि किसी भी सूरत में दोनों वजूहात शामिल है। कोई भी है जो किसी भी सूरत में जब आपको डायग्नोज हो जाता है कि आपको आपकी आर्टरीज बंद है तो आपको फौरी तौर पर बाईपास नहीं करवाना चाहिए। आपको दूसरे जो पैथी हैं यानी होम्योपैथी या तिब है तो उसको एक बार ट्रायल करना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी है तो ज़रूर कराना चाहिए, तो डॉक्टर असेस करेगा, होम्योपैथिक हो या हर्बल हो। हर होम्योपैथिक को भी बता देना चाहिए कि ये मेरे में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें तो वो मैं पहले बात कर रहा था कि ये मरीज की जिस्मानी हालत देख के मरीज के लिए बेहतर जो वे है वो एलोपैथी बेहतर वे है तो एलोपैथी ही करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारा जो ये प्रोग्राम है ये टोटल अवेयरनेस पे है। हम एलोपैथी होम्योपैथी या तिब के कोई भी किसी की मुखालफत नहीं कर रहे। हम सिर्फ नाजरीन को ये बताना चाह रहे हैं कि फौरी तौर पर आप बाईपास ना करवाएं, बल्कि उससे पहले थोड़ा बहुत आप दूसरे पैथी को ज़रूर ट्राई करें ताकि आप एक मेजर सर्जरी से अगर सेफ रह सकते हो तो ज़रूर रहें। तो मुनज़्ज़ा, आपकी तरफ हम आते हैं। आप ये बताएं कि इसकी नफ्सियाती क्या वजूहत है? मतलब नफ्सियात सोचने से भी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं? आर्टरीज ब्लॉक सोचने से तो खैर नहीं हो सकती, लेकिन ये कि इसके दूसरे फैक्टर्स नहीं, इसमें एक है कि अगर आप एक आदमी मुसलसल स्ट्रेस रहता है, ब्लड प्रेशर स्ट्रेस रहता है, मैं आ रही हूँ इस तरफ कि एक पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, ऊपर से डायबिटिक भी है, ये इसका सेकंड उसका हो गया ऑप्शन कि जब वो फ़ौरन से, और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई है, डिफरेंट काजेज़ हैं, और ऊपर से इसको स्ट्रेस मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारा देख लें कि कभी फ्लड आ रहा है मुल्क में, कभी बेरोज़गारी है, कभी घर में खाने को कुछ नहीं है, या कोई ऑफिस में गया है तो ऑफिस में एक जो है इन्वायरमेंट प्रॉब्लम जो है कि वहाँ पे उसको हर तरफ स्ट्रेस मिल रहा है, बॉस डांट चपट कर रहा है उस बंदे पे, घर आ रहा है तो बीवी काट रही है कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मीन हर तरफ से स्ट्रेस मिल रहा है। ठीक है, या वो उतने जो हैं रिसोर्सेज नहीं है बंदे के पास कि अपनी फैमिली को रन कर सके, जो अर्न कर रहा है वो पता नहीं चलता किधर जाता है। ये सारी सोचें इंसान के ब्रेन में ही होती हैं। और जैसा कि हार्ट की बात हो रही है तो फिर ब्लड प्रेशर, तो और जैसे कि हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, या जैसे में डोपामीन वगैरह, जितने भी इनकी रिलीज़ हाई हो जाएगी तो जैसे कि ब्लड फ्लो में जाते हैं तो ब्लड प्रेशर रेज करते हैं। स्ट्रेस रहने से ब्लड प्रेशर रेज करेगा तो, और ब्लड प्रेशर रेज होगा तो हार्ट प्रेशर। अच्छा, ये तो अब हम एक पाकिस्तानी सिटीज़न है, अब लोग भी पाकिस्तान में रहते हैं, हम स्ट्रेस से नहीं निकल सकते। हम लोगों को रूटीन में हमारा कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम किसी ना किसी जाविये से, अगर कोई घर से खुशहाल है तो उसे बिज़नेस की कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई बिज़नेस से खुशहाल है तो उसे पेट्रोल पंप की, CNG, आजकल तो जो छोटी छोटी भी इशू हर चीज़ है, तो इससे हम बच नहीं सकते। कोई ऐसा वे है कि हम इन सब को बर्दाश्त भी कर लें और कंफर्टेबल भी रहें? एग्जैक्टली ऐसा वे है कि आप इन पॉइंट्स को ईजी लें, इन पॉइंट्स को फोकस ना करें। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें हैं, हर बंदे के साथ ऐसा हो रहा है। अगर हम ये सोचेंगे कि यार मैं कोई अकेला तो नहीं हूँ, इनके साथ भी ऐसा है, इनके साथ भी ऐसा है, मेरे भाई भी तो ट्रैफिक में जाते हैं, मेरी बहनें भी तो जाती हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स जाते हैं, ये कोई इश्यूज़ नहीं है। ये ऐसे इश्यूज़ हैं जो हर मुल्क में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है ना, बर्दाश्त पैदा करें। एग्जैक्टली, अपने आप में टॉलरेंस लाएँ और अपने आप को इन चीज़ों को इशू ना बनाएं, बल्कि एक जनरल रूटीन में ले लेंगे, ये तो होना है, ये तो है, देन आपको ये सारे प्रॉब्लम से बच जाएंगे और मेंटली रिलैक्स रहेंगे। यानी आपका मतलब है कि ये इसको इशू ना बनाएं आप। बाद लोग तो होते हैं ना, छोटी छोटी उनकी गाड़ी से कोई क्रॉसिंग कर लेता है तो उसको भी वो कोसना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली वो उसको तो नहीं कोस रहे होते, वो तो अपने आप को स्ट्रेस में ले आते हैं। अपना जैसे हम कह लें कि छोटे छोटे जैसे फैमिली इश्यूज़ हैं, सास नंद की लड़ाई, इस तरह के जो झगड़े हैं, एक औरत जो है फैटी भी है, डायबिटिक भी है, हाइपरटेंसिव भी है, जो उनके लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। मीन या फिर बहन भाई जो हैं वो आपको फोकस कर रहे हैं, या किसी ने, नॉर्मली होता है फैमिलीज में, किसी भाई ने कुछ कह दिया, बहन ने कुछ कह दिया, हम कहते हैं हाँ भी क्यों कहा, ये वो फ्लांटिंग, हम इन चीज़ों को बहुत अपने आप पे लेते हैं। अगर हम कहें कि भाई ठीक है कह दिया तो कह दिए, मीन आप उसको बोलो ही ना, अपने आप को बिजी कर लो किसी और काम में, उस चीज़ को सोचो ही ना, अपनी सोच चेंज कर लो, अपनी सोच ही कन्वर्ट कर लो, पॉजिटिव सोचो, और जो बंदा आपको टेंशन देता है उसको बॉदर ही ना करो। अच्छा, आप इस सोच को चेंज करने का क्या तरीका, क्या करें, कैसे चेंज करें?
ये तो पॉजिटिव अवेयरनेस है ना, वो हमारे पास आए फिर हम उनके नहीं, सेशन करते हैं। लिटरली हमारा ये प्रोग्राम भी अवेयरनेस है। हम अगर किसी को समझते हैं कि एक बंदा कहते हैं हम आप सोच चेंज कर लें, तो हम उसकी सोच को चेंज करने का क्या वे कि होगा, हम क्या? उसकी सोच पहले स्टडी करते हैं कि कहाँ कहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ पे जो बंदा रॉन्ग सोचता है, फिर हम उसकी जो है उसकी पर्सनालिटी को देखते हुए, उसके माइंड जो है उसकी थिंकिंग को देखते हुए फिर थिंकिंग चेंज करते हैं, जिसकी थेरेपीज होती हैं। ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो हम ऐसे जैसे मेडिसिन जैसे हम ऑन एयर तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी है, हर बंदा ये मानने को तैयार भी नहीं है कि मैं जी बड़ा डिप्रेस हुआ, ये तो मैं इगोइस्टिक है ना, हम लोग कहते हैं और कि कुछ जो लोग मैं तो मैं हूँ। हाँ, कुछ लोग कहते हैं जी, मैं किसी को कहे ना यार आप थोड़ा सा किसी नफ्सियाती डॉक्टर को चेक करवाओ, हाँ, वो लोग तो वो अपनी कंफ्यूज होता है कि search मैं को पागल तो नहीं हूँ जो मैं Exactly. नफ्सियाती डॉक्टर से चेक कराऊँ। हाँ। तो इसको हम कौन सा इजी वे, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि इस दौर में, क्यों डॉक्टर साहब आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, इस दौर में हम हर बंदे को किसी ना किसी माहिर नफ्सियात से अपने आप को महीने 2 महीने बाद थोड़ी सी डिस्कस करके अवेयरनेस ज़रूर लेनी चाहिए। आप अवेयरनेस पर्पज़ पे बजाय इसके कि आप कहेंगे मैं मुझे मुसलसल गुस्सा आता है तो मैं उसके लिए ट्रैंकुलाइजर ले लूँ या कोई भी ये रिलैक्सिंग मुझे नींद नहीं आती हाँ। तो मैं इसके लिए फ़ौरन से मेडिसिन खाना शुरू कर दूँ, ये बैड वे है। यानी ये ज़हन से निकाल दें कि आप किसी माहिर नफ्सियात के पास एक पागल आदमी ही नहीं जाता जो आम रूटीन हाँ में जी, कहते हैं कि एक सेहतमंद आदमी को, एक सेहतमंद औरत को, एक सेहतमंद बहू को, एक बीमार बहू को, एक बीमार मियाँ को लाजमी अपने किसी न किसी माहिर साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। एग्जैक्टली। क्यों डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप? मेरे ख्याल में तो ये इतना इजी जॉब नहीं है कि सारे लोग माहिर नफ्सियात के पास चले जाएं। सिर्फ एक ही है कि सब लोग अपने आप में बर्दाश्त और सब्र को अगर उजागर कर लें तो मेरे ख्याल में काफ़ी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। यानी जो लोग डॉक्टर साहब अगर मैं समझता हूँ कि मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ जी, मैं इजी हो जाता हूँ, मुझे अगर गुस्सा आता है तो मैं बैठ जाता हूँ, मैं बैठा होता हूँ तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, ये वे है इसके थोड़े से चेंज करने के, तो मुझे इसमें अवेयरनेस है तो मैं बर्दाश्त कर लूँ। एक बंदा को अवेयरनेस भी है देन वो फिर बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, तो ऐसे बंदे को तो आप समझते हैं कि माहिर नफ्सियात ऐसे बंदे को तो ज़रूर जो कि जिसमें ये बहुत कम है या वो बर्दाश्त करने की उसमें हिम्मत ही नहीं है, उसको ज़रूर मैं थोड़ा गुस्सा आने पर ही जो लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है, जो लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं थोड़ा सा गुस्सा आने पर ही, मीन अगर आपको अपने ऑफिस में थोड़ा सा काम कोई फाइल नहीं मिल रही तो आप अपने तमाम वर्कर्स को ऊपर चलाओ, ये वो, इट्स अ रॉन्ग वे, ठीक है ना। यानी ये इसका आपके हिसाब से ये है कि ये हर बंदे को एक बार अपना मुआवजा ज़रूर करना चाहिए। Exactly. कि वो अगर एक कागज़ पेन से लेकर बैठ जाए और अपनी सुबह से शाम तक की रूटीन में को नोट करे कि किस रूटीन में मैं डिसबैलेंस होता हूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। तो उस डिसबैलेंस को अगर वो मैनेज कर सकता हो तो वेल एंड गुड, अगर ना कर सकता तो उसे किसी माहिर नफ्सियात के पास कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब है, आप क्या कहते हैं कि हार्ट पेशेंट को या सेहतमंद लोगों को फूड के मतलब आप क्या ब्रीफिंग देते हैं? ये आजकल फास्ट फूड चला है, उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, लोग तेज़ी से खा लेते हैं लेकिन उनको एहसास नहीं होता कि हम कितनी कैलोरीज खा चुके हैं और कितनी ओवर कैलोरीज हमारी बॉडी में जा चुकी हैं। ये सारी दुनिया में अब जंक फूड डिक्लेयर हो गए हैं। इंसान को सादा ग़िज़ा खानी चाहिए, अपने खुराक में सब्जियों को और दालें, सब्जियाँ दालें ज़्यादा शामिल करें, ओपन एयर में फिरें और सैर काम जो आज का स्ट्रेस का दौर है, अपनी तफरीह के लिए वक्त निकालें, घूमें फिरें, ओपन एयर में सैर करें। खाने में क्या डॉक्टर साहब किस तरह फूड आप किस तरह का बताते हैं कि कौन सा फूड जो है वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है और कौन सारी चीज़ें खानी चाहिए लेकिन मुतनासिब बैलेंस फूड लेना चाहिए। बैलेंस फूड लेना चाहिए, मतलब अगर आप समझते हैं कि अगर मैं फ्राई चीज़ खाता हूँ तो मुझे उसके साथ सलाद वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। बैलेंस फूड, फ्राई भी थोड़ी सी कभी आप, क्योंकि इंसान है रह नहीं सकते देख के, तो कोशिश करें कि बैलेंस फूड हो, सादा ग़िज़ा हो। जितनी सादा ग़िज़ा आप लेंगे आप सेहतमंद रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने पिछले दिनों एक रिसर्च पढ़ी है, अमेरिका के कुछ डॉक्टर थे, उन्होंने खाने पे रिसर्च किया और वो बता रहे थे, जो उसमें रिसर्च का जो लबाब था वो ये था कि किसी भी जानदार की जब हम एज को डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं, तो उसका जो बचपन होता है जब वो मैच्योर होता है, मतलब एक जानदार अगर 3 साल में मैच्योर होता है तो वो 3 साल मैच्योर होने से 5 साल तक 5 गुना ज़्यादा जीता है। यानी अगर उसकी 3 साल में मैच्योर होता है तो डेट्स मीन कि वो 15 साल तक उसकी जवान उम्र होगी, उसकी तभी उम्र 15 साल तक होगी। इसी तरह वो हम जब अपने इंसानों के ऊपर हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो हमारा कोई भी जो नौजवान है या जो हमारी जनरेशन है वो 20 से 21 साल में मैच्योर होती है, यानी बालग हम कहते हैं कि मैच्योर हो जाता है आदमी 20 से 21 साल में। लेकिन
इस हिसाब से हमें 5 गुना ज़्यादा, तो हम अबव 100 लाइफ हमारी होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी क्योंकि अबव 100 लाइफ नहीं है, हमारे 40 अबव 40 अबव 50 अबव 60 मैक्सिमम जो लोग, बहुत 100 में से 2-3 लोगों की रेशो है जो आप समझ लें कि वो 70 से ऊपर जाते हैं, तो वो उससे पहले ही वो एक्सपायर हो जाते हैं या उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो अपनी तभी उम्र तक नहीं पहुंच सकते। अगर हम अपनी बेसिकली तभी उम्र लगाएं तो हमारी अबव 100 बनती है। तो उन्होंने ये कहा कि इसका सबसे जो सैड इफ़ेक्ट है, जो इसको तभी उम्र तक ना जाने का, वो सिर्फ़ और सिर्फ खुराक और आराम तलबी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। यानी हम जो खाते हैं वो हमारी उम्र, इसका मतलब है बढ़ाने से ही हमें फ़ायदा देने से कम कर रहा है। बिल्कुल। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ओवर ईटिंग और जंक फूड, ये सारी हमारी लाइफ को कम करती हैं चीज़ें। अगर हम एक्सरसाइज करें, वॉक करें और बैलेंस फूड लें। एग्जैक्टली। और ये अर्ली एज में जो स्मोकिंग करते हैं लड़के, नॉर्मली हम देखते हैं कि स्कूल एज में ही जो स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, या अर्ली कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स जो होते हैं, मीन इनमें स्मोकिंग एक बैड कंपनी में बैठ के ये लोग स्मोकिंग करते हैं। उस वक्त उन्हें कुछ नहीं होगा, ना उन्हें इतना फील होगा, लेकिन जैसे ही वो अपनी 30s की एज में पहुंचते हैं डॉक्टर, तो फिर प्रॉब्लम होते हैं उनको। साफ सारी टॉक्सिक चीज़ें हैं, जितनी भी या कुछ भी, जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, ये अपना इफेक्ट तो रखती हैं। अब तो डॉक्टर साहब ये हमारे व्यूअर्स को भी ये मसला इस बात पे बताना चाहिए, और आप लोगों की तवज्जो से भी, और इस प्रोग्राम के रॉयल हेल्थ के तवज्जो से भी, कि शीशा एक आम हो गया, फैशन बन गया। यानी वो, और शीशा पीने वाले मैंने देखे जितने भी क्लब बने हैं, वो उनमें ज़्यादातर जो है वो यंगस्टर है, यानी ओल्ड एज में नहीं है, और वो इतना ज़्यादा देर तक उसको इस्तेमाल करना। इसके मतलब भी मेरा ख्याल है हमें हर प्लेटफार्म पे थोड़ी सी अवेयरनेस देनी चाहिए कि ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है। तो आप क्या समझते हैं कि स्मोकिंग जो है वो किसी भी वे में की जाए, चाहे वो सिगरेट पिया जाए, चाहे वो शीशा पिया जाए, वो कुछ भी हो, तमाम स्मोकिंग एक जैसे बुरे से बुरे असरात रखती है। यानी हर स्मोकिंग जो है वो, चाहे आप सिगरेट पीते हैं तो थोड़ी सी कम असरात रखती होगी, शीशा पीते हैं तो वो थोड़े से ज़्यादा असरात जो भी रखती है। सारे इसमें आते हैं, सारे ये इंसान को डैमेज करने वाली चीज़ें। तो हमेशा सेहत को यानी कायम दायम रखने के लिए और अपनी उम्र को एंजॉय करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें सेहतमंद रवायात अपनानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने सवाल किया था कि जो फास्ट फूड है वो हम फास्ट फूड के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन लोग रूटीन में ज़्यादा फास्ट फूड लेते हैं, रूटीन में फास्ट फूड लेते हैं ज़्यादा, तो क्या उसके लिए क्या अवेयरनेस देना चाहते हैं आपके? फास्ट फूड कम मिकदार में लें, कभी कभी टेस्ट के लिए ले लें, या रूटीन में हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए? जब ये जंक फूड डिक्लेयर हो गए हैं तो मेरे ख्याल में इनसे जितना बचा जा सके उतना अच्छा है, क्योंकि ये ओवर ब्रेंड्स होती हैं, इतनी हाई टेम्परेचर पे मीट को या दूसरी चीज़ों को इन्होंने किया होता है, उससे काफ़ी उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स जो विटामिन हैं उसमें वो ज़ाया हो जाते हैं, लखमियात जो हैं वो भी ब्रेंट होते हैं, मिनरल्स उसमें वैसे लूज़ हो जाते हैं। तो ओवर कुकिंग जो उसमें बेसिकली जितने भी फास्ट फूड हैं इनमें ओवर कुकिंग होती है। ओवर कुकिंग से जितने भी मिनरल्स हैं लाइक मैग्नीशियम, पोटाशियम, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो सब ज़ाया हो जाते हैं। लिहाजा इनसे जितना आप अवॉइड कर सकते हैं होना चाहिए। नाजरीन, जैसे कि आपने डॉक्टर मदर भट्ट साहब और हमारी माहिर नफ्सियात मिस मुनज़्ज़ा से गुफ्तगू सुनी, और इन्होंने बहुत से ही अच्छे और ऐसे पॉइंट बताए हैं, जैसे कि आप फास्ट फूड जो है वो इतना इस्तेमाल ना करें, हेल्दी फूड लें। हेल्दी फूड में ये है कि आप फ्रेश और ताज़ा ग़िज़ाइयत का इस्तेमाल करें, ऐसी खुराक लें जो ताज़ा हों, सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, स्टीम खुराक इस्तेमाल करें, और ये जो सिगरेट नोशी और शीशा जैसी हमारे माशरे में फैल चुकी हैं इस लानत से बचा जाए, क्योंकि ये दो चीज़ों का नुकसान है। एक तो आपका जो पैसा है वो ज़ाया होता है, और एक जो आपकी सेहत भी बर्बाद होती है। और हमारी नई जो जनरेशन जो है वो इसको फैशन ना अपनाएं। आप अच्छा कंपटीशन पैदा करें। आपने अगर फैशन भी करना है तो आप अपनी स्टडी की तरफ तवज्जो देकर अपने कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में टॉप करें। ये आपका हेल्दी जो होगा कंपटीशन होगा। और दिल की बीमारियों से नाज़रीन बचने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, आपके लिए ताज़ा और फ्रेश सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, और आपके लिए जो है फ्रेश एयर वो बहुत ज़रूरी है कि फ़्रेश एयर में वाफर मिकदार में विटामिन्स होते हैं, वाफर मिकदार में
ऐसी ऑक्सीजन होती है, फ्रेश ऑक्सीजन होती है जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करती है, जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा ताकत देती है। और सुबह की सैर करें तो उसमें लाजमी आप इस लेवल की सैर करें कि आप लंबे सांस ले सकें, जिसमें आपके लंग्स जो हैं वो ज़्यादा वर्क करें और आपके लंग्स में पूरी मकदार में एक ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आनी चाहिए, ताकि आपको फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो आपके दिल को एनर्जेटिक करेगी। नाजरीन, फ्रेश ऑक्सीजन आपको दिल की बीमारियों से बचा सकती है।